गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि हाइब्रिडेशन क्या है, उसके बाद में हमने पढ़ा ओवरलैपिंग क्या है। ओवरलैपिंग पढ़ने के बाद में हमने, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, और हमने मीथेन का ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स अपने कोर्स में मीथेन के अलावा और हाइड्रोकार्बन्स के भी ऑर्बिटल्स डायग्राम है, तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स के ऑर्बिटल डायग्राम को समझने की जिनमें पाई बॉन्ड भी है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने लास्ट टर्म पे पढ़ा था ये हाइड्रोकार्बन इथेन, इसका ऑर्बिटल डायग्राम। तो सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का थोड़ा ट्रिक या फंडा पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी हाइब्रिडेशन आपने पढ़ा उसमें क्या था, मेन अपना कंसेप्ट क्या था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, इनका सम करते हैं, और ये सम 2 था तो हमने क्या नाम दिया इसको, sp हाइब्रिडाइजेशन। और 3 आता है तो 4 आता है तो क्या होगा, अगर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, और 3 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, ठीक है, और 4 हो रहा है तो sp3। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडेशन की ही बात करते हैं। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का सम 2 हो sp, 3 हो तो sp2 और 4 हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखिए, आपको सिग्मा बॉन्ड तो काउंट हो जाएंगे क्योंकि आपने सिंगल बॉन्ड जाना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सिग्मा बॉन्ड इजीली काउंट कर लेंगे आप। अब बात आती है लॉन पेयर की, तो हम लॉन पेयर को कैसे काउंट करें, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए, आप 2-3 बातें याद कर लीजिए, ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं होगी। आप एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में लॉन पेयर कितना होता है 1, ये आप फिक्स याद कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा। ऑक्सीजन और सल्फर में आपको पता है लॉन पेयर कितने होते हैं 2, ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं 2 और सल्फर में भी कितने होते हैं 2। ओके, और जितने भी हेलोजेंस हैं, कोई भी हेलोजन चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली इनमें लॉन पेयर हम कितने मान रहे हैं 3, और 3 लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सी 2-3 बातें याद रखनी है। नाइट्रोजन में लॉन पेयर कितना कंसीडर कर रहे हैं 1, ऑक्सीजन और सल्फर में कितना है 2, और कोई भी हेलोजन हो तो लॉन पेयर कितना होगा 3। तो अब ये तीनों बातें याद करके आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, बस तो इससे साफ नहीं हो रहा, चलिए ये यूज करते हैं। यस, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे रहा हूं, ये लीजिए, ये CH2 और यहां लिखा आपने C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड COH। आपको इस कार्बन का हाइब्रिडेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो दूसरा कौन सा है, मल्टीपल बॉन्डिंग में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होता है पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1, 2, 3। तो कार्बन में सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर आपका फॉर्मूला है, कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितना बनाना है 3, लॉन पेयर कितना है 0, तो टोटल सम कितना होगा 3। तो बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2, क्या होगा sp2। इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, चलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इस पे कोई लॉन पेयर होते हैं नहीं, तो टोटल सम कितना हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर है नहीं, सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, तो सम कितना हुआ 2। तो बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp इसका हाइब्रिडेशन है। तो इस तरह से आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के बाद हम ऑर्बिटल डायग्राम इजीली बना सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इथीन की। इथीन का ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है। इथीन आपको पता है क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मॉलिक्यूल है इथीन C2H2। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना भी सीखा है। तो बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन का जो फर्स्ट कार्बन इसको मैं बोल रहा हूँ, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2।
और इसमें भी कौन सा होगा, sp2। ये आपने फाइंड कर लिया। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना बहुत आसान हो गया। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, जब हाइब्रिडेशन पढ़ा था, तो आपको पता है कि कार्बन के पास एक s और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px, ठीक है, और कौन सा py, और कौन सा है pz। ये 3 p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल्स, ये सब आपस में मिक्स होते हैं और उतने ही क्या बनाएंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अगर ये एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तब तो इसको क्या नाम दिया, sp2, और ये 4 p ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। sp3 हाइब्रिडेशन में एक s और 3 p और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। लेकिन मैं कहूं कि हाइब्रिडेशन sp2 है तो इट मीन्स क्या होगा, इसमें 1s और 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे और इसमें 4 की बजाय 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि हाइब्रिडेशन का मेन कंसेप्ट क्या था कि जितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सॉरी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसमें, sp2 हाइब्रिडेशन में। तो आपने देखा कि हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडेशन है, तो यहाँ पर भी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक ये जो p ऑर्बिटल्स देख रहे हैं आप, ये कैसा रह गया, अनहाइब्रिड रह गया। बाकी के 2 p और एक s है, 3 p और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। और आपको पता है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, तो वो शेप कैसी होती है, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर, ये लो इस तरह से ये ओरिएंटेड होते हैं तीनों, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो अब इसी को माइंड में रखते हुए अब आप लोगों को करना है। तो आप देख रहे हैं कि इस कार्बन, ये कार्बन है, इस पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मैंने इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। आपको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल वो कैसा है, अनहाइब्रिड है। तो ये लो मैं एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल को बना रहा हूं। ये p ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिड, दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ओके। अब ये कार्बन को मैंने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दिखा दिया। अब इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडल्स को ऑर्बिटल्स को दिखाना होगा। ये लो 1 2 और ये लो 3, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये लो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और ये कौन से ओवरलैपिंग से बना है, sp2 ओवरलैपिंग से, sp2 और sp2 ओवरलैपिंग से बना है ये सिग्मा बॉन्ड। दोनों कार्बन जुड़े हैं सिग्मा बॉन्ड से। एक क्या है इसमें, पाई बॉन्ड। तो पहले तो मैंने दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या दिखा दिया, ओवरलैपिंग दिखा दी और सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो इसके पास भी, जैसे इसके पास एक अनपेयर्ड p ऑर्बिटल था, अनहाइब्रिड, वैसे ही इस पे भी क्या होगा, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा, ये अनहाइब्रिड, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उनके बीच में क्या, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी। तो ये दोनों जो p ऑर्बिटल देख रहे हैं आप, इनके बीच में कैसी ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच में होगी कोलैटरल ओवरलैपिंग। और कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है तो कौन से बॉन्ड बनते हैं, यस, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेंगे। तो दोनों के बीच में कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। ये दोनों कोलैटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं और कैसा बॉन्ड बन गया इनके बीच में, इनके बीच में बना है पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड। ये पाई p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल, तो इसको बोलते हैं p पाई ऑर्बिटल, कोलैटरल ओवरलैपिंग। ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग कर लेंगे, और हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल हैं, ये s ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड बना है, ये लो सिग्मा बॉन्ड। तो इस डायग्राम को देखिए, ये 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड तो नहीं है, 1 2 और 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है। और ये सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बना है बताइए, ये तो sp2 हाइब्रिड और ये s है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं
ssp2 हाइब्रिड ओवरलैपिंग से बने हैं, ssp2। ये चारों ssp2 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 ये 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो ssp2 ओवरलैपिंग से बने हैं, ठीक है। और ये एक सिग्मा बॉन्ड बना है sp2 sp2 ओवरलैपिंग से बना है। तो टोटल इथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 5, 1 2 3 4 और एक के बीच में पाई सिग्मा बॉन्ड, 5 हो गए। 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन ये पी के बीच में एक क्या बना है? पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड है जो एक्सिस है उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओवरलैपिंग होती है। तो ये पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड को शो कर रहे हैं। आप गलती से इसको 2 पाई बॉन्ड नहीं समझ लेना है, सोचते हैं एक तो यहाँ बन गया हुआ एक यहाँ बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 जगह ओवरलैपिंग हो रही है, एक तो इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के नीचे। और बॉन्ड क्या बोलते हैं? इसको एक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये था इथीन का क्या ऑर्बिटल डायग्राम। अब इस इथीन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कार्बन, ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दोनों के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्डिंग, एक तो सिग्मा और एक पाई बॉन्डिंग, ओके। इससे क्या जुड़े हैं? 2 एच जुड़े हैं और इससे भी क्या जुड़े हैं? 2 एच जुड़े हैं, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4 और एक ये 5 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और एक कौन सा बना है? पाई बॉन्ड, ठीक है। और अब बताइए sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कौन सा होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और ये प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है एक की, इसी तरह से दूसरे की, बीच में क्या हो गया? एक पाई बॉन्ड और बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कीन में सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या है? एक पाई बॉन्ड भी है, ठीक है। और आपको पता है सिग्मा और पाई के बीच में अगर कंपेयर करें तो वीक इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? पाई के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, उसके एक्सिस के ऊपर और नीचे क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड है, क्लाउड फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की लेयर प्रेजेंट है। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स को। और पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है कि थोड़ा टफ होता है? बताइए, कल हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो वीक होते हैं कंपैरेटिवली। तो वीक होने से इनको इजीली डिसोशिएट किया जा सकता है, तो ये इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी देखना है कि एल्कीन, अब अपना कंपटीशन की बात करते हैं, तो इन सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन में से इजीली कौन सा अवेलेबल है? पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये इजीली टूट रहे हैं। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अगर मैं H+ या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाता हूँ रिएक्शन करवाने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल लेके आता हूँ, तो इसको कौन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो आपसे पूछा जाए कि एल्कीन और एल्काइन जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कंपटीशन का क्वेश्चन ध्यान रखना, एल्कीन और एल्काइन ये H+ के लिए या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैसे बिहेव कर रहे हैं? तो आपको बताना है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्कीन और एल्काइन कैसे बिहेव कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो इसीलिए एल्कीन और एल्काइन से वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो पता चलेगा कि एल्कीन और एल्काइन जिनमें पाई बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली टूट रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो बहुत से बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि एल्कीन और एल्काइन है ना, उनमें एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो आप क्या बोलेंगे? ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इनके पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है। किनको? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इजीली पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेंगे और ये रिएक्शन होगी आगे चल करके, ठीक है। तो ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि एल्कीन का ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। तो आपने देख लिया कि एक तो बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है और ये कौन से हाइब्रिडेशन से बना है? sp2 हाइब्रिडेशन से बना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एल्कीन के बारे में बात करते हैं, एल्काइन, इथाइन की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इथाइन। इथाइन जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है C2H2 इथाइन। 2 कार्बन है, उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका मतलब क्या हुआ? एक तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है? पाई बॉन्ड, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ समझाने के लिए, पहले एक बार स्ट्रक्चर फिर यहाँ बना देता हूँ, आपको साफ साफ दिखेगा। ये लो, ये इथाइन है। एक सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है? पाई बॉन्ड। ये लीजिए सिग्मा बॉन्ड, पाई और पाई, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग में पहला बॉन्ड क्या बनता? सिग्मा।
सिग्मा बॉन्ड हमेशा कैसे बनते हैं? कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं, और कोलैटरल ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक तो क्या हुई है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, और दो क्या हुई है? कोलैटरल ओवरलैपिंग हुई है। और कोलैटरल ओवरलैपिंग पैरेलल ऑर्बिटल्स के बीच में हुई है। तो आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है या इनकी नेचर समझनी है, तो सबसे पहले आपको इस कार्बन का क्या पता चलना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। तो चलिए अभी जो ट्रिक पड़ी है उससे आप बताइए, आपके पास ट्रिक क्या है? रूल क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन के पास कोई लोन पेयर जनरली होता नहीं, तो हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? तो दो तो सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है? 0। लोन पेयर कितना है? 0। तो लोन पेयर 0 हुआ तो टोटल सम कितना हुआ? 2 का मतलब इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp हाइब्रिडेशन है। इस कार्बन पर sp हाइब्रिडेशन है। ठीक है, ऐसे ही देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन बना रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। तो दो सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, तो इस कार्बन पर भी कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp हाइब्रिडेशन है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि इथाइन में दोनों कार्बन के पास कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp हाइब्रिडेशन है। इट मीन्स ये हाइब्रिडेशन जब हो रहा था तो इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है? एक तो s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है। sp का मतलब एक s और एक p, ओके। और sp ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडेशन में आपने पढ़ा है कि टोटल वैसे रियल में देखा जाए तो कार्बन के पास एक तो s और 3 क्या होते हैं? p ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? s, px, py और pz, ये 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब आप बताइए कि इस हाइब्रिडेशन में एक तो s इन्वॉल्व होगा और एक क्या होगा? p इन्वॉल्व होगा। तो आप कह सकते हैं कि अभी इस हाइब्रिडेशन में तो ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, और 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बनने वाले ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? 2। और इस हाइब्रिडेशन को हमने क्या नाम दिया? sp। तो इसका मतलब ये 2 p ऑर्बिटल्स क्या हो गए? ये p ऑर्बिटल्स क्या हो गए? ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए s और pz, ये लो pz इन्वॉल्व हो गया, तो कौन से बच गए? ये बच गया px बच गया, और क्या बच गया? py बच गया। ठीक है, ये जो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आपको पता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 ही हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? आप देखिए, जब आपको पता है कि 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? लीनियर होगी। एक तो ऐसा रह रहा है और एक एकदम ये डिस्टेंस पर रह रहा है, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 180 डिग्री पर। इसलिए हमने sp हाइब्रिडेशन को क्या नाम दिया था? लीनियर हाइब्रिडेशन नाम दिया था। और इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होता है? 180 होता है। ठीक है, और फिर भी याद रखना है कि आपको ये 2 p ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो हर कार्बन के पास किस फॉर्म में है? अनहाइब्रिड फॉर्म में है। ठीक है, अब चलिए सिग्मा बॉन्ड पढ़ लिया हमने, हाइब्रिडेशन पढ़ लिया। अब हम कुछ थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो ये केमिकल बॉन्डिंग जो हो रही है, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रहे हैं, हाइब्रिडेशन इससे पहले जो प्रिपरेशन है एक तरह से केमिकल बॉन्डिंग की, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरियां हैं। तो एक थ्योरी की बात करते हैं। पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, ये थ्योरी जो हमने ओवरलैपिंग में पढ़ा ठीक वैसे ही है, वो सारी बातें इसमें बताई है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हिटलर लंदन ने प्रोड्यूस की थी सबसे पहले। हिटलर लंदन, बाद में इसको मॉडिफाइड किया पॉलिंग ने, तो इसका क्रेडिट पॉलिंग को भी है। पॉलिंग वही है जिसने ओवरलैपिंग के बारे में बताया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो प्रपोज किसके थ्रू हुई थी? हिटलर लंदन, और बाद में मॉडिफाइड हुई पॉलिंग के थ्रू। और इस थ्योरी में क्या है? मेन कंसेप्ट इसमें क्या है कि जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं हमने पढ़ा, और कौन से प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? ओवरलैपिंग। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग के थ्रू बन रहे हैं। और हमने पढ़ा ओवरलैपिंग कैसे होता है, कई तरह की ओवरलैपिंग होती है, SS, SP, PP, सब कुछ। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो मेन पॉइंट बता रही है वो ये बता रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहे हैं वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के थ्रू बनते हैं, और वो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एक में क्लॉकवाइज है तो एक में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या बता रही है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बता रही है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। पहला पॉइंट ये बताया इसने
कि जब अपोजिट साइन, अपोजिट स्पिन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अप्रोच करते हैं और ओवरलैप कर रहे हैं और केमिकल बॉन्ड बन रहा है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इस तरह से ये ओवरलैपिंग है। तो पहला पॉइंट इसने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ओवरलैपिंग में, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनमें भी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ हो। तो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन्स आर इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग एंड ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। दिस इज मेन पॉइंट ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बर्लिंग ने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। और दूसरी बात, जितना इसका एक्सटेंट ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, वो बॉन्ड उतने ही ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। जितना एक्सटेंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, इतना ओवरलैपिंग हुआ तो इजीली बॉन्ड डिसोशिएट हो सकता है। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में, वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। पहला पॉइंट, डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि जितना ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के नजदीक होगा, जैसे एस, तो उनके ओवरलैपिंग के जो बॉन्ड बन रहे हैं उतने ही स्ट्रांग होंगे, उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमको ये ऑर्डर थोड़ा दिमाग में रखना है, क्या कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एस और एस ओवरलैपिंग, एस एस ऑर्बिट दोनों एस एस ओवरलैपिंग है, तो एस ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के क्या है, नजदीक है, तो इनमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी कंपैरेटिवली एस और पी, और कंपैरेटिवली पी पी। तो ज्यादा ओवरलैपिंग कौन सी कंडीशन में होगी, इस कंडीशन में जब दोनों ऑर्बिटल कैसे हो, एस ऑर्बिटल्स हो। ये एस और एस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपैरेटिवली एस और पी पी में और कम, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और ऑर्बिटल्स जितने नजदीक होंगे न्यूक्लियस के, और एक्सटेंट ओवरलैपिंग की अमाउंट या जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ये ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें होगी, उससे थोड़ी कम, और ये बहुत कम। और अगला पॉइंट ये बताया कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग की कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और कोलैटरल से क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्ट्रांग है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये 3-4 पॉइंट है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। ये सारे के सारे पॉइंट हमने किसमें पढ़े हैं, ओवरलैपिंग में डिस्कस किए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ये आप लोगों के सामने हमने कुछ मेन पॉइंट कुछ डिस्कस किए। तो चलिए अब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, थ्योरी, VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, VSEPR, इसको वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखिए स्टूडेंट, ये जो है सबसे पहले सेडज्विक और पॉवेल उसने प्रपोज की, लेकिन इसको जो फाइनल फॉर्म जो इसका जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो किसने प्रोड्यूस किया, गिलेस्पी और नाइहोम। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम। Gillespie and Nyholm. This theory produced by Gillespie and Nyholm. ठीक है, ये क्या बताती है, ये मॉलिक्यूल्स के शेप
मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं वो शेप की इंफॉर्मेशन देती है। सबसे इंपॉर्टेंट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, वो किसके बारे में बता रही है कि मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, उसकी शेप क्या होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है, इसमें क्या बताया इन्होंने कि आपको पता है जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडेशन हमने पढ़ा, हाइब्रिडेशन क्या बताते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप बताते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो गिलेस्पी और नाइहोम ने मॉलिक्यूल्स की शेप को बताने के लिए ये वेस्पर थ्योरी दी है। और इस थ्योरी में आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या है कि आपको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, अगर दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम डिस्टेंस ही होगी, क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या कोई भी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। और ये कौन सी कंडीशन है, लीनियर शेप है और 180 का बॉन्ड एंगल है। अगर तीन होते हैं तो इस तरह से रहते हैं, हमने हाइब्रिडेशन में पढ़ा, और उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। ट्रायंगुलर प्लेनर या प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं। तो ये थ्योरी ने एक जो सबसे खास बात बताई VSEPR थ्योरी में, ये बताता है कि ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल में मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन होता है। और ये रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा, और रिपल्सन ऑर्बिटल्स के बीच में लॉन पेयर और लॉन पेयर रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से भी, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन से भी ज्यादा होता है। देखिए, ये इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि जो लॉन पेयर हैं उनके दो लॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन क्या है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा, ठीक है। और ये बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होगा, सबसे कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ऐसा मान लीजिए कि 4 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एक और ये 2, ये तो मैंने रेड से बनाया, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एक बार टेम्परेरी मैं इसको इस तरह से समझाने के लिए ये ऐसे बना रहा हूं। 2 तो मैंने व्हाइट बनाए और 2 क्या बनाए, मैंने रेड। अभी इनमें 90 डिग्री का एंगल है, कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये रेड चौक से बनाए मैंने इस तरह से। ये ऑर्बिटल्स मान लीजिए बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनमें, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, लॉन पेयर, ठीक है। और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये बाद में किसी से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये लो एस से ओवरलैपिंग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, ये क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, ये भी क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। तो इस मॉलिक्यूल में जो मैंने बनाया है आपके सामने, ये इसमें एक तो लॉन पेयर ये है और एक लॉन पेयर ये है, ठीक है, और ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो इसमें 3 रिपल्सन है, एक तो क्या, इन लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच का रिपल्सन, ये दोनों लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। एक क्या है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, और एक रिपल्सन क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन। 3 तरह के इसमें रिपल्सन लग रहे हैं। फिर से देख लीजिए, ये लॉन पेयर के बीच का रिपल्सन, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन। वेस्पर थ्योरी ने, गिलेस्पी और नाइहोम ने क्या बताया कि जो रिपल्सन है वो इस तरह से होता है कि जो लॉन पेयर और लॉन पेयर का रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम क्या होता है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, और सबसे कम क्या होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन। तो ये लॉन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेंगे, ये एकदम दूर जाने की कोशिश करेंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है, ये 180 होनी चाहिए थी, लेकिन इधर बॉन्ड पेयर भी इसको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, और इधर इन बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन है। तो क्या हुआ कि ये रिपल्सन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री चेंज हो गई, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं। तो जो लॉन पेयर थे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए, ये 90 डिग्री से बढ़ गया ये एंगल, इसको मैं एंगल ए दे देता हूं, इस एंगल को नाम क्या दिया मैंने, एंगल ए। फिर ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर,
ठीक है। ये एंगल ए जो लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में लग रहा है, ये लॉन पेयर और लॉन पेयर, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा जो एंगल है इसको मैं नाम देता हूं लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल लग रहा है, ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल लग रहा है वो क्या है, बी। इसको क्या नाम दिया मैंने, बी एंगल, ठीक है। और जो तीसरा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल लग रहा है, जो बॉन्ड एंगल है, उसको नाम देता हूं सी। ये लो। तो बताइए सबसे ज्यादा एंगल कौन सा होगा? डेफिनेटली सबसे ज्यादा एंगल कौन सा होगा, ए, जो लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में है। उससे कम कौन सा होगा, बी, और सबसे कम कौन सा होगा, सी। ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए एंगल ए सबसे ज्यादा क्यों है? तो आप बोलेंगे क्योंकि लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच का रिपल्सन क्या है, सबसे ज्यादा है। तो देखिए ये एंगल ए क्या होगा, सबसे ज्यादा। उसके बाद में कौन सा होगा, बी, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। फिर एंगल सबसे कम किसके बीच में होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। तो स्टूडेंट ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की जो आइडियल ज्योमेट्री होनी चाहिए वैसी होती नहीं, थोड़ा सा उसमें डिस्टोर्शन आ जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए लॉन पेयर की प्रेजेंस होने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में थोड़ा सा क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, डिस्टोर्शन आ रहा है। ये थ्योरी इसी चीज को बता रही है। तो इस मेन थ्योरी को जो फोकस करना हमको ये देखना है कि ये इनमें रिपल्सन का ऑर्डर होता है वो ये होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा, लॉन पेयर्स के बीच में। दो लॉन पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इनका बॉन्ड एंगल ए सबसे ज्यादा हुआ। फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन होता है लेकिन कंपेरेटिवली उससे कम होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल बी थोड़ा क्या हुआ, कम हुआ। और सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है सबसे कम, इसलिए जो एंगल सी है वो सबसे कम हुआ। आपको ये चीज समझ में आ गई है तो फिर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही इजीली आप सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को समझ सकते हैं और आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है वो ये बात बता रही है, आपको दिमाग में इसको फीड करना है।